हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 23rd यानी कि 23वां वीडियो लेकर। लास्ट के वीडियो तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं। क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? देखिए, ये क्लास 12th में जो हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स के चैप्टर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी जेईई नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि हम सबको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप होती है। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिवाइज कराऊंगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिनमें मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन जो एटम्स और ग्रुप हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस में जो एटम हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और अरेंजमेंट डिफरेंट होने से, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने से दो बातें होती हैं। या तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज होती है, जिसको हमने लास्ट टाइम में बताया था कैसे, और दूसरी बात या तो उनका ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होता है। देखिए, दो एटम है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक ब्यूटेनॉल 2 की बात कर लें। दिस इज ब्यूटेनॉल 2, ठीक है। ये भी ब्यूटेनॉल 2 है और ये भी ब्यूटेनॉल 2 है। बताइए इसमें कोई डिफरेंस है? दोनों ही ब्यूटेनॉल 2 है ना भाई। बस डिफरेंस इसमें स्पेशल अरेंजमेंट का, यहां पर OH राइट साइड है और यहां पर OH लेफ्ट साइड है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट होने से क्या होगा? तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से यहां पर इसका ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यानी इसका ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स बोले तो जो लाइट के अगेंस्ट जो नेचर है इसका, वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, वो हम लोग कैसे पता करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया है पूरे वर्किंग का। जैसे मान लीजिए दिस इज ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट मींस जिससे जो लाइट निकल रही है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे सन से जो लाइट आती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे अर्थ में, ठीक है ना। या आपके रूम में या मेरे रूम में जो CFL जल रही है उसकी लाइट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे रूम में। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। यानी जिस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है, अगर वो लाइट का वाइब्रेशन डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वी कैन से दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। अब उस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे। ये निकोल प्रिज्म क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक अरेंजमेंट होता है, जिससे जब हम ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और केवल उसी लाइट को अपने से पास होने देता है जिनका वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पर है। जैसे सपोज दैट यहां से हमने इसको लाइट पास कराई, इसने सारी डायरेक्शन की लाइट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और इसने केवल उस लाइट को पास किया जिसका वाइब्रेशन क्या है, इसके वर्टिकल है। तो ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली लाइट हमको यहां पर मिल रही है आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म,
that is known as plane polarized light. Means that those light which vibration only in one plane. इसका वाइब्रेशन देखिए सिर्फ एक प्लेन पे है, वाई एक्सेस बोल सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो लाइट हमको मिली, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराएंगे। एक हम लोग पोलैरिमीटर ट्यूब लेते हैं, पोलैरिमीटर, और उस पोलैरिमीटर ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लिक्विड स्टेट में तो फिल कर, मतलब उसको फिल कर देते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग उसमें फिल कर देते हैं। ठीक, अब ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये किसी स्पेसिफिक एंगल में रोटेट कर जाती है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्पेसिफिक एंगल में या स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, सो वी कैन से दैट जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। जैसे ये लाइट हमने पास की और ये जो लाइट अब यहां पर निकली, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसने क्या कर दिया, राइट डायरेक्शन में रोटेट करा दिया। यानी जो ये लाइट अब यहां से निकल रही है वो इसके ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या है, राइट, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, रोटेट कर गई। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम लोग डी या फिर हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट, अगर यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कैसा है, ये लीवो रोटेटरी, और इसको हम लोग एल और माइनस साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये दो टर्म आपको यहां पर समझने हैं। तो आपको सबसे पहले आपने क्या समझा, आपने जब किसी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया तो उस निकोल प्रिज्म ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और केवल उसी लाइट को पास होने दिया, आगे जाने दिया, जिसके वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पर थे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कंपाउंड हमारा लीवो रोटेटरी बोला जाएगा। ये होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ओके, वेरी गुड। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने पर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रही है, अब हम लोग ये समझेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा होगा जो इसको क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एटम्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो कुछ डिफरेंट है, और कुछ डिफरेंट है इसीलिए उसका ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अब कंडीशंस देखने जा रहे हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो बेसिकली देखिए, कंपाउंड के अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या हो गई, अब्सेंस हो गई, मींस दैट दोनों कंडीशन का एक साथ होना जरूरी है।
अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अब्सेंस है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो वो दो कंडीशन कौन सी हैं? सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स उसके अंदर कायरल कार्बन का होना, इसे हम लोग असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। अब ये कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी मीन्स जब किसी कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट है जिसकी चारों वैलेंसीज, जिसकी क्या, चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप और एटम से अटैच है। Means that the all four valencies of carbon satisfied by different group or atoms means that carbon is known as chiral carbon। नहीं, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें कोई भी एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसमें उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से क्या है, सेटिस्फाइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कार्बन कैसा हो गया? कायरल कार्बन हो गया। और इसको हम लोग, ये जो छोटा सा स्टार मैंने बनाया है ये यही डिनोट करता है, ये कायरल कार्बन को ही, यानी जिस कार्बन के ऊपर ये लगा होगा इसका मतलब वो कार्बन क्या है? वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मीन्स आप देखेंगे कि उस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट एटम से क्या होंगी? सेटिस्फाइड होंगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई? यानी उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए या फिर कायरलिटी होनी चाहिए या फिर असिमेट्रिक कार्बन, तीनों में से कोई भी टर्म बोल दे सेम। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मीन्स होता है जब कोई कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इसका मतलब उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। अब सिमेट्री दो टाइप की हो सकती है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है। दोनों नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा प्लेन प्रेजेंट है, कोई क्या है? ऐसा प्लेन प्रेजेंट है जो उस मॉलिक्यूल को इक्वली क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस। अगर जैसे कोई एक पार्ट है, जैसे मान लो ये है, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया? हमने एक प्लेन कर दिया। ये एक प्लेन है। अब ये जो प्लेन है वो इसको इक्वली क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कैसे? ये देखिए, ये इक्वली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मिरर इमेज भी है, ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे पता करते हैं? मिरर इमेज पता करने का तरीका ये है कि अगर दोनों कंपाउंड एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लें, देखिए ये कंपाउंड है, इसको हमने इस पे रखा, तो ये सुपर इंपोज नहीं किया। ठीक है? हमें ऐसे नहीं रखना है, हमें ऐसे नहीं रखना, हमें ये वाला कंपाउंड क्या कर दें? इसको ऐसे कर दें। ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, तो जब सुपर इंपोज ना करे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनएंशियोमर। अभी आगे हम लोग देखेंगे। और जब सुपर इंपोज कर जाए, सुपर इंपोज कर जाए, तो वो होता है डाइस्टीरियोमर। ठीक है? तो यहां पर अभी हमको ये समझना है कि उस कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया? अभी आगे एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसका, लैक्टिक एसिड का, सॉरी टार्टरिक एसिड का। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड है हमारे पास, कोई क्या है? कंपाउंड है, जैसे सी। चलो हम लोग आज बात कर लेते हैं CH4 की बात कर लेते हैं। ये मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। ठीक है? अब बताइए इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? है? देखिए कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे बताएं? क्या करते हैं, किस, जैसे मान लो जो सेंटर है, ये सेंटर में क्या है? कार्बन है।
इससे आप किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कीजिए। चलिए हमने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। ये हमको क्या मिला, एच मिला। अब इसी डायरेक्शन में हम अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, जैसे ये चले और इसका अपोजिट ये। तो अगर दोनों तरफ हमको सेम एटम मिल जाए, अगर हमको दोनों तरफ क्या मिल जाए, सेम एटम मिल जाए, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी किसी एटम के सेंटर से हमने किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और उस डायरेक्शन से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे चलें और हमको सेम एटम मिल जाए दोनों तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन में क्या है, जैसे मान लो ये OH टार्टरिक एसिड, जैसे ये देखिए ये है। अब इसके बीच में देखिए, अगर हम यहां पे अगर हम क्या कर दें, कोई प्लेन मिरर लगा दें, तो देखिए इस प्लेन ने क्या कर दिया, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज भी है कि नहीं। तो ये हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से हमने किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, उतनी डिस्टेंस पे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें और हमको सेम मॉलिक्यूल मिल जाए, सॉरी सेम एटम मिल जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको मोटी मोटी ये बात याद रखनी है कि उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी आ गई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहली कंडीशन क्या बताई, पहली कंडीशन हमने आपको बताई कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हो, यानी उसमें कायरल कार्बन या फिर उसके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात बताया हमने आपको, उस कंपाउंड के अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल बेटा हम उठा रहे हैं लैक्टिक एसिड का, ठीक है ना। ये लैक्टिक एसिड का क्या है स्ट्रक्चर, COH HCH3 COOH, दिस इज लैक्टिक एसिड, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन जो है, सेकंड कार्बन, चाहे यहां से हो चाहे यहां, सेकंड कार्बन जो है उसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट ग्रुप और एटम से सेटिस्फाइड है। क्यों भाई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। क्या हो गया, ये कायरल कार्बन। अब हमको क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हमने यहां से चले, COOH मिला, इक्वल चला तो CH3, यानी हमको सेम एटम या ग्रुप हमको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है कि अगर हम इसको उस प्लेन को ड्रॉ कर दे तो ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमको कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिल रहा है जो इसको इक्वली पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसका मतलब इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री भी नहीं है, कायरल कार्बन है और किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। वेरी गुड, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। ये हमने प्लेन मिरर रखा और इसका हमने मिरर इमेज ड्रॉ किया। अब हमको देखना है कि इसका जो मिरर इमेज है क्या वो सुपर इम्पोसिबल है। अगर सुपर इम्पोसिबल होगा तो वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स होगा। और अगर वो सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा, इसका मतलब वो इनेंशियोमर होगा।
तो इसको हमें ऐसा ही उठा के, यानी OH यहीं H ये बिल्कुल ऐसे उठा के इसको इसके ऊपर रखना है। यानी OH हम देखेंगे H के ऊपर आ रहा है, H OH के ऊपर आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे रखें, जैसे हमने ये आपको रखना बताया था, ठीक है भाई, ये रखना बताया था हमने आपको, ठीक वैसे ही। तो इसका मतलब ये इसको सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दे आर इनेंशियोमर। दे आर व्हाट, दे आर इनेंशियोमर्स, ये इनेंशियोमर्स है, ठीक है, ये इनेंशियोमर है। इनेंशियो मतलब दे आर मिरर इमेज ईच अदर एंड नॉन सुपर इंपोजेबल, यानी वो एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इंपोजेबल है। यही जो इनेंशियोमर होते हैं ना, यही ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, यही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। यानी इसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक हमारा लीवो रोटेटरी होता है। कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कौन लीवो रोटेटरी होता है, ये टोटली बेटा प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बता सकते कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन लीवो रोटेटरी होगा। ये जो H1 ये सब कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। जैसे D और L ये लिखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी प्लस और माइनस, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, और RS भी ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी समझते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली होते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी हम उससे क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से वही पोलैरिमीटर द्वारा हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है इसका मतलब वो लीवो रोटेटरी है। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो पता करते हैं वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल अगर लिखा है तो वो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और क्या लिखा है, और आर और एस लिखा है तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन। यानी दो टाइप के हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने आने चाहिए, डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो डी और एल करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो हम लोग आर और एस, आर और एस को हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ओके। तो यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी समझ में आ गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर रहे हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रही है तो वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड होगा, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रही है इसका मतलब वो हमारा लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड होगा। अब हम लोग समझेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन।